नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। एनटीवी निष्पक्ष में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। योगी सरकार ने दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा कर लिया है। लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूत किया गया है, कानून व्यवस्था को प्राथमिकता पर रखा गया और रोजगार भी सबको मुहैया कराने की योगी सरकार अपनी नीति पर चल रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व बीजेपी विधायक डिबाई बुलंदशहर से डॉक्टर अनीता लोधी राजपूत है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनटीवी निष्पक्ष में। योगी सरकार ने 1 साल अपने दूसरे कार्यकाल का पूरा कर लिया है। राजनीति के मायने बदलने की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर आप ये देखते हैं कि बीजेपी दूसरे कार्यकाल में 1 साल को किस तरह से आप देखते हैं? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद दूंगी वत्स जी, और एनटीवी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे अवसर दिया अपने हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो ये दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूर्ण हुआ है आज 25 मार्च को। तो जैसा कि हमारी पार्टी की और हमारे मुख्यमंत्री जी की और हमारी सरकार की जो एक मंशा है, लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय, तो उस भाव के साथ जो हमारी सरकार निरंतर प्रयत्नशील है, गतिशील है, और जिस तरह आप स्वयं भी देख रहे हैं आज एक आम जनमानस जिस तरह एक कानून व्यवस्था को देखे, सुरक्षा को देखे, महिलाओं की सुरक्षा को देखे, महिलाओं को जो हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो ये एक हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज बहन, बेटियां, माताएं आज सड़क पर सुरक्षित हैं और अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हैं कि वो इस समय हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सांस ले रही हैं और अपने आप को स्वतंत्र और कहना चाहिए अपने आप को एकदम ऐसा महसूस कर रही हैं कि हाँ, एक जो उनका भाई है या उनका जो सरकार में हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके भाई की तरह उनकी रक्षा हर समय हर क्षण करते हैं। तो ये सबसे बड़ी सुरक्षा की जो भाव है, ये सबसे बड़ा भाव है। और मैं कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी और चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी और योगी जी जिस तरह से बिना कोई एक अवकाश लिए हर दिन कार्य करते हैं, तो ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। साथ ही जो मोदी जी ने हमारी बेटियों को, बहनों को मजबूत करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो योजना थी, और उसके बाद अब 2014 से आज 2023 में हम बैठे हैं, तो बेटियों का जो मान सम्मान बढ़ा है, जो उनका अधिकार बढ़े हैं, जो उनकी सुरक्षा और सारे जो देखा जाए तो सब चीजों में उनका बहुत अच्छा एक प्रभाव है। आपने कहा डॉक्टर साहब, मैं जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि 10 सेक्टरों में पूरे प्रदेश को बांटा है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि आप तो बिल्कुल एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बुलंदशहर डिबाई से आप चुने जाते हैं। पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को देखें, एक नई तरह की तस्वीर लिखी जा रही है। यमुना एक्सप्रेस, जेवर एयरपोर्ट आ रहा है। ये जो एक विकास का मॉडल है कि समान रूप से पूरे प्रदेश में विकास हो, ये कितना, अगर हम आपके बिल्कुल पास में लगता है अलीगढ़, कभी तालों के लिए जाना जाता था, आज वहां पर डिफेंस के इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, कहां तक पहुंचे हैं और कब तक, क्या इसका फायदा आप जमीनी स्तर पर देखते हैं? देखिए, जैसा हमारी सरकार ये पिछले ही कार्यकाल में ये योजना लाई थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP, तो इसके तहत हमारा जो, मैं बुलंदशहर जिले से आती हूँ और हमारे एक खुर्जा विधानसभा है जहाँ पर हमारे क्रॉकरी का बहुत ही अच्छा कार्य होता है और वहाँ पर क्रॉकरी के बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं। तो हमारे उस प्रोडक्ट को हमारे बुलंदशहर जिले से चुना गया और आज वो हमारा प्रोडक्ट मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे बुलंदशहर जिले का नाम रोशन कर रहा है, भारतवर्ष में हमारे बुलंदशहर जिले का नाम रोशन कर रहा है। तो जिस तरह, क्योंकि देखिए ये एक औद्योगिक विचार को ध्यान में रखते हुए, उद्योगपतियों को ध्यान में रखते हुए, उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए और हमारे जो भी
हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को इस तरह से लिया गया है कि वो प्रोडक्ट उस डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करे और साथ में हमारे उद्योगपतियों को उससे एक आर्थिक लाभ मिले और उस जिले को पहचान मिले और उस जो उत्पाद है उसको भी एक अपनी पहचान मिले और उसकी उत्कृष्टता निरंतर आगे अच्छी बनती रहे। ऐसा एक प्रयास है पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले के लिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल, आप दुबई से, बुलंदशहर से आती है और आप लोध राजपूत जो कि ओबीसी में आता है, इस पर भी अभी राहुल गांधी की सदस्यता गई है, वहां पर आपने उस मुद्दे को भी ओबीसी के सम्मान से जोड़ दिया। ये राजनीति का नया तरीका है या फिर वाकई ओबीसी में विकास हो रहा है, उनको राजनीति में प्रतिनिधित्व मिल रहा है? नहीं, देखिए, यदि मैं आज, आप मेरे को यहाँ पर इस योग्य समझ रहे हैं कि मैं यहाँ पर बैठकर आपसे चर्चा कर रही हूँ, तो ये एक हमारे ओबीसी या पिछड़े वर्ग को एक पहचान मिलने की ही वजह से है कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ। मैं लोधी राजपूत समाज से आती हूँ जो कि पिछड़ा वर्ग है, और साथ में आपको मैं बहुत ही गर्व से कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सही मायने में ओबीसी को स्थान दिया। मैं इसके लिए मोटे मोटे आपको 2-3 उदाहरण बताना चाहूंगी। बाबूजी कल्याण सिंह जी जो हमारे मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, वो हमारे समाज के, लोधी समाज के हैं। तो यदि किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। यदि मध्य प्रदेश में जाएं, उमा भारती जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, वो भी लोध समाज से आते हैं। हमारे बाबूजी कल्याण सिंह जी को राज्यपाल बनाया गया, वो भी पहली बार ऐसा हुआ कि पिछड़े वर्ग का भारतीय जनता पार्टी ने एक राज्यपाल हमारे लोधी समाज से बनाया। तो ये मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ कि और रही बात और सभी पिछड़े वर्ग के समाजों की, चाहे हमारे सैनी समाज है, चाहे हमारा कश्यप समाज है, चाहे निषाद समाज है, या जितने भी हमारे समाज है, तो आप यदि हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्रिमंडल में देखेंगे तो हर समाज को प्रमुखता दी गई है। हर समाज से मंत्री हैं जो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं मंत्रिमंडल में। तो देखिए, ये एक बहुत ही साधारण सी बात है। मैं कहती हूँ कि और किसी पार्टी ने, अब आप यदि अखिलेश यादव जी को ले लें, सपा को ले लें, तो उसमें सिवाय यादव के किसी की सुनी नहीं जाती, ना किसी का बाहुल्य है, ना किसी और वर्ग को तवज्जो दी जाती है। ये सभी देखते आए और ये इन्हीं भावनाओं का कहना चाहिए परिदृश्य है जो हम इसमें देख रहे हैं कि हर बैकवर्ड समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। वो इसीलिए जुड़ रहा है क्योंकि हर समाज को आज जो सम्मान मिल रहा है और वो गर्व से कहता है। आज यदि हम गर्व से कहते हैं कि हम पिछड़े वर्ग के हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। और इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊं, अगस्त 2018 में हमारे जो काका कालेलकर जो समिति थी, उसने जो एक रिपोर्ट सबमिट की थी जो कि 1953 में बना था, तब से लेके 2018 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो ये जो संवैधानिक दर्जा भी मिला है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में ही मिला है। तो इसलिए मैं आपको बहुत गर्व से, बहुत विश्वास से और एक कहना चाहिए साक्ष्यों के आधार पर, ये मेरे कहने वाली बात नहीं है, मैं साक्ष्यों के आधार पर ये बात कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने पिछड़े वर्ग को सम्मान दिया है, स्थान दिया है और एक पहचान दी है और एक आत्मविश्वास दिया है। रही बात राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी जिस तरह से अनर्गल ही बयानबाजी करते हैं, ये उसका परिणाम है। ये सिर्फ ये नहीं कि ओबीसी वाली बात तो है ही कि चलिए उन्होंने एक सरनेम को, जो हमारे भारतवर्ष के लिए गर्व है, मोदी जी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारत को प्रस्तुत करने वाला वो नाम है जिससे हर भारतीय जो विदेशों में भी बैठा है ना भारतीय, वो मोदी नाम से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है और सुरक्षित महसूस करता है। तो आप भारत के होके राहुल गांधी जी को मतलब सोचना चाहिए, भारत के होके भारतीयता के साथ जिस नाम से भारतीय खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है,
उसके साथ आप उसके साथ एक चोर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो पुणेश मोदी जी ने कहना चाहिए ये जो FIR दर्ज कराई थी और उससे जो मुकदमा चलाई, तो मैं कहती हूँ कि मैं पुणेश मोदी जी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने एक सही में एक ऐसा मुद्दा जो हर किसी भारतीय को आहत कर रहा था या मोदी जी में आस्था रखने वाले व्यक्ति को आहत कर रहा था, उसके लिए उन्होंने एक कदम उठाया। और उसके बाद हमारे जो कोर्ट ने जिस तरह का निर्णय दिया है, तो हम सब उसका स्वागत करते हैं। और क्योंकि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, जहां हमारे मोदी जी हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास में विश्वास रखते हैं और उसके लिए निरंतर कार्य करते हैं। मोदी जी को कोई भी कैसे उंगली उठा सकता है, जो व्यक्ति 24 घंटे दिन रात भारत के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र हित के लिए, हमारे भारतीय नागरिकों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल मेरा डॉक्टर साहब, एक मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि राजनीति में जिस तरह का बदलाव आ रहा है, शब्दों को जिस तरह से एक भाषा संयम नहीं है, जो एक राजनीतिक विमर्श की जो शुचिता की बात है वो गायब होती है। आज आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही राजनीतिक दल का ये तो सही बोलता है। आप बहस देखती हैं जहां हम एक दूसरे को सम्मान देना। मेरा सवाल आपसे है कि राजनेता अगर इस भाषा का प्रयोग करेंगे तो फिर क्या संदेश हम देश को देने जा रहे हैं, अपनी जनता को देने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, मेरा तो व्यक्तिगत रूप से मानना है कि हम कुछ भी काम करें, राजनीति ही नहीं, हम किसी भी कार्य में कार्यरत हैं, कोई भी हम कार्य, चाहे सामाजिक है, चाहे राजनीतिक है, चाहे हम कोई प्रोफेशनल है, मेरा तो पहली जो जिम्मेदारी है व्यक्ति विशेष की, वो यही है कि वो नैतिक मूल्यों को कभी ना भूले। ये हम बचपन से छोटे थे तब भी हम लोगों को एक हमारा ये एक चैप्टर भी होता था, नैतिक शिक्षा, आपको भी याद होगा। तो हमें नैतिक मूल्यों से तो कभी भ्रमित होना ही नहीं चाहिए। और रही बात देखिए, राजनीति में आप सब अलग अलग, मतलब हम सब अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं, हमारे अलग अलग एजेंडे हो सकते हैं, लेकिन हम कहीं ना राष्ट्र हित तो सर्वोपरि है। किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी सरकार के लिए राष्ट्र हित तो सर्वोपरि ही है ना, क्योंकि उस राष्ट्र की ही तो आप प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयास करते हैं, या उस हम भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयास करते हैं। तो नैतिक मूल्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए और साथ में व्यक्ति विशेष को, किसी को भी दूसरे व्यक्ति विशेष की गरिमा का, मर्यादा का हमेशा सम्मान करना चाहिए। ये बहुत गलत है और इसके लिए जो इस तरह का निर्णय आया है, मुझे लगता है इस निर्णय से, जो राहुल गांधी जी के लिए जो निर्णय आया है, इस निर्णय से मुझे लगता है इन चीजों पर अंकुश लगना चाहिए और लगेगा। एक शुरुआत है और उम्मीद की भी जानी चाहिए कि कम से कम अब एक सीख जो है उसको लेनी चाहिए कि कोई कितने भी बड़े पद पर हो, शब्दों में संयम और आचरण सबके लिए होनी चाहिए, गरिमा रखनी ही होगी। एक सवाल डॉक्टर साहब आपसे मैं देखा, आपका जब मैं रिसर्च कर रहा था गूगल में आपके बारे में, कि आपने PhD की है एग्रीकल्चर में, और पहले योगा के बाद आप फिर मिलेट्स वर्स है, मोटे अनाज का। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज किसानों में एक धारणा बन गई, एक परसेप्शन है कि वो जो केमिकल युक्त खेती करके और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि खेती का खर्चा बहुत बढ़ गया तो पैसा कमाना चाहता है, ऐसे में ये जो मोटा अनाज है उसके लिए कितना तैयार होंगे और आपकी सरकार की क्या योजना है कि किसान मोटा अनाज उगाए भी और हमारा प्रत्येक देशवासी सेहतमंद भी बने? बहुत अच्छा विषय है, और क्योंकि मैं कृषि विज्ञान से ही आती हूँ, मैंने गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय से PhD किया है और पादप रोग विज्ञान विभाग में, तो मैं ये विषय बहुत अच्छा है। देखिए, मैं आपको पहले तो एक बात ये बताना चाहूँगी कि जब मोदी जी किसी विषय को आगे लेते हैं और आगे बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत एक अच्छा उद्देश्य होता है। अब आप देखिए, और इसे मोटा अनाज नहीं कहते, हमारे मोदी जी इसे श्री अन्न कहते हैं। पहले हम एक शब्द प्रयोग करते थे, यदि कोई बच्चा, कोई पैरालाइज्ड होता था या ऐसे टाइप का बोल देते थे हम, अपाहिज, अपंग, इस तरह के शब्द। लेकिन आप देखिए, मोदी जी ने एक शब्द दिया, दिव्यांग। आज आप दिव्यांग से अलग कुछ बोलते हैं ना, तो दिव्यांग व्यक्ति अपमानित महसूस करता है। दिव्यांग कहने से जो व्यक्ति की कमी है, उसके ईश्वर ने भेजा उसे जिस कमी के साथ, लेकिन दिव्यांग से वो कहीं ना कहीं खुद को ही सोचता है कि मुझे मोदी जी ने सम्मान दिया। इसी तरह ये शब्द है श्री अन्न। मोटा अनाज कहते तो थोड़ा लगता है मोटा है ना,
मतलब उतना सम्मानित नहीं। लेकिन आज जब हम श्री अन्न पर मोदी जी ने यह एक विषय दिया है, और विषय ऐसा विषय है जिसको 5 मार्च 2021 में इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में भारत की तरफ से प्रस्ताव रखा गया था और इसे हम स्वीकृति दी थी 5 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र में। और अब ये 2023 में जनवरी 2023 से इस वर्ष को हम श्री अन्न वर्ष के रूप में मना रहे हैं। हमारे पूरे सरकार की जो कोशिश है वो कोशिश ये है कि इस अनाज को, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मंडुआ, कंगनी, कूटू और समा, ये जो मोटे अनाज के रूप में जो इनको कहते हैं, तो इन सारे अनाजों का एक पैकेज टाइप का है जो श्री अन्न के नाम से जाना जाता है। और उद्देश्य ये है, इसका उद्देश्य भी बहुत अच्छा है। इसका उद्देश्य एक तो ये अनाज, यदि आपको याद हो तो पहले जमाने में हमारे गांव में जो होता था, इन्हीं सब अनाजों को मिलाकर पिसवा कर रोटियां बनती थी और वो थोड़ा दरदरा होता था। लेकिन यदि आप याद करेंगे तो ये अनाज डायबिटीज के लिए अच्छा होता है। अभी भी लोग इसको अलग अलग नामों से इनके उत्पाद बनाते हैं, जिसमें सातों टाइप के अनाज, चना, बाजरा, ज्वार, गेहूं, ये सब मिलाकर। तो उद्देश्य ये है कि एक तो लोग, ये जो है अनाज कुपोषण में मदद करता है। दूसरा, इस अनाज से देखिए, यदि हम बात करें, मैं वही देख रही थी, तो बाजरा है उसमें आयरन अच्छी मात्रा में होता है, ज्वार है उसमें हमारा कैल्शियम, और रागी में भी कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है। और ये कई सारे हमारी जो जैसे ये जो अनाज है इम्यूनिटी को अच्छा करता है। तो ये तो आम जनमानस के लिए खाने में उसकी हेल्थ को अच्छा करे, और जो आम जनमानस जो आज जो हमारी व्यक्ति की जो उम्र है वो कहीं 60-70 हो गई, जबकि हमारे पुराने लोग यदि देखें हम तो वो 100-100 साल जीते थे, क्योंकि उनका खान पान इस तरह का होता था। एक सवाल आपके मेरे उसमें आया आज नहीं कि जिस तरह से मोदी जी G20 के और सब जगह जाते हैं तो वो श्री अन्न का ही घोष देते हैं और वो पसंद करते हैं। मैं डॉक्टर अनीता लोधी राजपूत से जानना चाहता हूँ कि जब आप अपने क्षेत्र में जाती हैं तो क्या लोगों को यही कहेंगे कि आप श्री अन्न का ही प्रयोग करें, या ऐसा कोई प्रयोग आपने शुरू किया है या शुरू करने का कोई संकल्प है? नहीं, ऐसा प्रयोग, क्योंकि देखिए अभी क्या है, अभी किसान इस बारे में अभी उसको इतना मतलब उसको अनभिज्ञ अभी इन चीजों से। अभी ये हम गांव-गांव जाकर, हमारी योजना है, मेरा भी एक योजना है कि मैं अपने क्षेत्र में इस तरह के सभी किसानों को जो हम जागरूक करें, क्योंकि किसान अभी तक ये है ना, जैसे जो फसल अच्छा आउटपुट देती है ना, जो अच्छा पैसा देती है, आर्थिक रूप से मजबूत करती है, किसान उस फसल को उगाता है। ये एक मोटी मोटी बात है। लेकिन जब इन फसलों का उपयोग अच्छे से होगा, हमारे पूरे भारतवर्ष में इन फसलों की उपयोगिता होगी, ये फसलें खरीदी जाएंगी, तो क्यों नहीं हमारा किसान उगाएगा। लेकिन ये है कि हाँ, किसान को जागरूक करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म बनाकर मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि किसान को भी एकदम देखिए वो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है। अभी तो एक जागरूकता, क्योंकि देखिए अभी जनवरी से ये स्टार्ट हुआ है ये अभियान, तो इसको एक गति पकड़ने में समय लगेगा, क्योंकि देखिए जो व्यक्ति परिवर्तन हमेशा सहज नहीं होता। परिवर्तन को स्वीकृति मिलने में, स्वीकार्य बनाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी परिवर्तन सहज स्वीकार नहीं होता, चाहे वो भले ही अच्छे के लिए हो। तो इसलिए हमें इसका मेरा खुद का भी योजना है, मैं आने वाले समय में इस पर क्योंकि अभी इस पर लिटरेचर तैयार हो रहा है, इसके लिए सारी प्लानिंग बन रही है, योजनाएं बन रही हैं, तो उन योजनाओं के साथ मैं क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है डिबाई विधानसभा, वो एक ग्रामीण क्षेत्र है और पूरा बुलंदशहर हमारा अच्छे किसानों का क्षेत्र है, तो मेरी योजना है कि मैं किसानों से खुद जाकर इन चीजों पर चर्चा करूं और इसे एक स्वीकार्यता प्राप्त हो। चलिए, बहुत बहुत डॉक्टर साहब आपने समय निकाला, और सबसे अच्छी बात है कि आपने प्रदेश को स्वस्थ बनाने का जो मोदी सरकार का एक जो सपना है उस पर हमें बहुत विस्तार से बताया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा है कि किसानों को मुफ्त में श्री अन्न के जो बीज हैं वो 2 करोड़ के लगभग बांटे जाएंगे, ताकि किसान भी
उसको उगाए और वो अपना भी मुनाफा कमाए और देश भी स्वस्थ हो। तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन आपको ये डॉक्टर अनीता लोधी जी की बात कैसी लगी, कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर हमें एनटीवी निष्पक्ष पर लिखिए। हाँ, एक आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे इंटरव्यू और देखना चाहते हैं, सफल कहानियां देखना चाहते हैं, तो जरूर एनटीवी निष्पक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सुझाव का इंतजार रहेगा और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।